आपके स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये 15 अप्रैल सन 2023 की शाम को भारत के करोड़ों लोगों ने देखा अपने टेलीविजन कैमरा स्क्रीन्स पर लाइव। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के बाहुबली, गैंगस्टर, माफिया, सियासतदान, ये सारे अलग अलग पर्सनालिटीज एक ही इंसान में छुपे हुए थे। अतीक अहमद और उनके भाई खालिद आज़म पुलिस घेरे में जेल से अस्पताल जा रहे थे मेडिकल चेकअप के लिए। जर्नलिस्टों का माइक आप देखिए स्क्रीन पर, एक के बाद एक मीडिया हाउसेस के कैमरास, उनके माइक्स उनके सामने थे। पुलिस का इतना पहरा था। उसी बीच न्यूज़ चैनल के माइक्स लेकर के 3 लोग दाखिल होते हैं और गोलियों से भून देते हैं अतीक अहमद और खालिद आज़म को। इससे पहले ऐसा मंजर किसी ने नहीं देखा था भारत में। दोस्तों, आज स्विफ्ट ट्रेंडिंग पर हम बात करेंगे अतीक अहमद की। अतीक अहमद सुर्खियों में एक बार फिर से आ गए हैं। धुरंधर 2 फिल्म में उनके किरदार को दिखाया गया है और उससे तरह तरह के सवाल भी पैदा हुए हैं और नई दिलचस्पी भी अतीक अहमद और उत्तर प्रदेश की इस माफिया राजनीति पर एक बार फिर से फोकस आ गई है। अतीक अहमद एक नाम ही नहीं, अतीक अहमद एक चैप्टर भी था उत्तर प्रदेश की खूरेज राजनीति जो 70-80 के दशक में शुरू होती है और चलती रहती है, आज तक चल रही है, लेकिन अब उसके आयाम बदल गए हैं। अतीक अहमद पैदा हुए 1962 में इलाहाबाद के गलियारों से एक बहुत गरीब परिवार से उठकर आया एक लड़का जिसने पहले ही ये बात समझ ली कि अगर जेब में पैसे ना हो तो भय से लोगों से इज्जत ली जा सकती है। 17 साल की उम्र में पुलिस रिकॉर्ड में अतीक अहमद का नाम दर्ज होता है। अतीक अहमद जेब कतरे नहीं थे, ना ही कहीं जाकर के डकैती की थी, किसी का घर लूटा था। सीधे हत्या के मामले में पहली बार नाम आता है और अपने 40 साला करियर में 160 से ज़्यादा केसेस दर्ज होते हैं अतीक अहमद के खिलाफ। अतीक अहमद के खिलाफ ये केसेस मामूली केसेस नहीं थे। हत्या, अपहरण, फिरौती, इन सब मामलों में अतीक अहमद ताउम्र वो घिरे रहे। अतीक अहमद ने उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राजनीति, जो बाहुबलियों की राजनीति हुआ करती थी, खास तौर पे यूपी ईस्ट में एक के बाद एक बाहुबलियों का राज रहा। वर्चस्व कायम करने के लिए तरह तरह की हरकतें की गई, माफिया बनाए गए। कभी कोल माफिया में इन्वॉल्वमेंट रहा किसी का, कभी रेलवे के ठेकों को लेकर के माफिया राज बना रहा। अतीक अहमद उसी में अपना सिक्का जमाने में कायम हो गया और 1989 में अतीक अहमद तब तक समझ गए थे कि अकेले बाहुबली बन के फायदा नहीं है, अकेले गैंगस्टर बन के फायदा नहीं है, सियासत में आने की जरूरत है। राजनीति में आएंगे, एमएलए बनेंगे तो जाकर के वर्चस्व सही से बन पाएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे नाम दोस्तों आए दिन आप सुनते रहते हैं। आजकल भी बाहुबलियों का जिक्र होता रहता है, बहुत सारे बाहुबली है भी राजनीति में। उनके बारे में तफसील से कभी और बात करेंगे, लेकिन आज अतीक के बारे में हम बात करते हैं। 1989 में बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी छूने को तैयार नहीं, तो अकेले ही चल पड़ा अतीक अहमद। इलेक्शन खेल लिए इलाहाबाद वेस्ट कंस्टिट्यूएंसी से निर्दलीय और जीत भी गए। जिस शहर के गलियारों से उठ के आया था, कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि जिस परिवार में खाने तक के पैसे नहीं होते थे, उस परिवार से ये लड़का उभर के आएगा और एक दिन जाकर के एमएलए बनेगा, विधायक, वो भी अपनी ताकत के बलबूते पर। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कितने लोग वाकई में अतीक अहमद से लगाव रखते थे, को पसंद करते थे। कई बार बाहुबली नेताओं का वर्चस्व ही उनको वोट दिलाता है, उनका डर जो छाया रहता है उस पूरे इलाके में, वो वोट दिलाने में मदद करता है। अतीक ने लेकिन जीतने के बाद रॉबिन हुड जैसी अपनी पर्सनालिटी बनाई।
गरीबों को दान देना, खास करके गरीब मुसलमानों को, उनके घर की शादियों में खर्च करना, उनके बच्चों को पढ़ाना, यूनिफॉर्म दिलाना, किताबें दिलवाना, ये सारे काम भी अतीक अहमद ने किए, जिससे उस इलाके में अतीक अहमद के लिए एक सद्भाव पैदा ज़रूर हुआ। आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये बात तो समझते हैं दोस्तों कि अगर लगातार कोई इलेक्शन जीत रहा है तो कुछ तो ऐसा कर रहा है कि जनता उसको वोट दे रही है। भय तो चलिए ठीक है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन क्या सिर्फ भय ही इसको एक्सप्लेन कर सकता है? लगातार 5 बार अतीक जीतते रहे इलाहाबाद वेस्ट कंस्टिट्यूएंसी से। क्या आखिरकार उनको लगा कि अब गेम बड़ा करने की जरूरत है? गेम बड़ा करना मतलब अब लोकसभा में पहुंचना किसी भी तरह से। और हुआ भी ऐसे ही। अतीक अहमद ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा 2004 में फूलपुर से, और वो जीतने में कामयाब भी रहे। फूलपुर सीट कौन सा है? फूलपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वो जीतते थे। पहला चुनाव उन्होंने 1952 का, नेहरू ने वहीं से वो लड़े थे और वहीं से वो जीते भी थे। उसी सीट पर उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर, माफिया टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद भी अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतते हैं सन 2004 में। लेकिन ये इलेक्शन जीतना, आप कह सकते हैं कि अतीक अहमद की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट रहा। लोकसभा तो पहुंच गए, लेकिन लोकसभा पहुंचते ही अपना सीट एमएलए वाला खाली करना पड़ गया। इलाहाबाद वेस्ट खाली करते ही जो वहां पे हुआ, उससे उनकी जिंदगी बदल गई। एक माफिया डॉन, एक फ्यूडल पॉलिटिशियन जो अतीक अहमद थे, उनको लगा कि मेरे बाद मैं जिसको चुनूंगा उसी को वहाँ से एमपी बनना चाहिए। उन्होंने अपने भाई को, खालिद आज़म को, उस सीट पे खड़ा कर दिया। लेकिन उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता था। जनता उनको पसंद करती थी, खालिद आज़म को नहीं। उनके विरोध में बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी, उन्होंने राजू पाल नाम के एक शख्स को खड़ा कर दिया। और हुआ ये कि इलेक्शन में अगले राजू पाल जीते, ना कि खालिद आज़म। 2005 में इस जीत से बौखला उठे अतीक अहमद। अतीक को लगा कि उनके वर्चस्व को, उनके एम्पायर को कोई चैलेंज कर रहा है, कोई बाहर वाला आकर के। इसीलिए उनको शायद लगा हो कि इसका जवाब देना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि राजू पाल कोई साधारण आदमी खुद भी नहीं था। राजू पाल दरअसल उसी गैंगस्टर बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था जिससे अतीक अहमद ताल्लुक़ रखते थे। और कई बार ऐसे दस्तावेज हमें मिलते हैं जो ये कहते हैं कि अतीक अहमद के गैंग में ही राजू पाल दरअसल काम कर रहे थे। लेकिन कुछ हुआ, विरोधाभास हुआ और फिर दोनों में फ़र्क पड़ गया, दोनों अलहदा हो गए। तो जब राजू पाल जीता, कहा जाता है कि बौखलाहट में आकर के मरवाने का ऑर्डर दे दिया अतीक अहमद ने। कुछ प्रूफ तो नहीं हुआ कभी, लेकिन फिर भी आप कड़ियां जोड़ सकते हैं दोस्तों। दिन दहाड़े राजू पाल जब अपनी गाड़ी में जा रहे थे अपने शादी के कुछ ही महीने बाद, तो सरेआम भरे बाजार में शूटर्स ने आकर के इतनी गोलियां मारी गाड़ी में बैठे रहे राजू पाल को कि वो लहूलुहान होकर के सीट में ही अपने कोलैप्स हो गए। उसके बाद जब शूटर भागे, वहाँ राह चलते लोगों ने निकाल कर राजू पाल को अस्पताल ले जाने की कोशिश की। लेकिन कुछ देर बाद ये गोली चलाने वाले दोबारा से आए, ये तय करने के लिए कि आखिर उनका टारगेट ख़त्म हो गया या नहीं। जब देखा कि उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है, तो फिर से गोलियां मारी गई राजू पाल को। 19 गोलियां मारी गई राजू पाल को और उसे भून दिया गया, वही वो ढेर हो गया। इस हत्या ने उत्तर प्रदेश को झंझोड़ के रख दिया। तरह तरह के सवाल उठने लगे लोकल सरकार पर कि किस तरह का आपने निज़ाम बना करके रखा हुआ है, दिन दहाड़े लोग इस तरह से मार सकते हैं। अतीक अहमद पर केस लग गया।
अब कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिल रहा है, गवाह नहीं मिल रहा है तो फिर पुलिस क्या करेगी। लेकिन इतने में एक गवाह सामने आया, उमेश पाल करके एक शख्स सामने आया। उसने कहा कि उसने देखा था कि किस तरह से गोलियां चलाई गई थी। अब इसी बीच हुआ ये कि क्योंकि राजू पाल का कत्ल हो जाता है तो उस सीट पे फिर से बाई इलेक्शन होता है। इस बार खालिद आज़म जीत जाते हैं, यानी अतीक अहमद के भाई जीतते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उमेश पाल को उठवा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं ली जाती है, उसको मारा पीटा जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है, ये कहते हुए कि अगर पुलिस को बताओगे फिर तुम्हारी खैर नहीं, कुछ इसी तरह का कहा गया होगा। सरकार ने उमेश को एक गनमैन दिया उनकी रक्षा के लिए और ये पीएसओ लेकर के हमेशा वो घूमते रहे। लेकिन फिर राजनीति बदल गई दोस्तों। 2010 के दशक में अतीक अहमद गैंग जेल में रहे, लेकिन इलेक्शन लड़ने की चाहत ख़त्म नहीं हुई। जेल में बैठे बैठे भी वो चाह रहे थे कि चुनाव में हिस्सा लें। उसके लिए क्या किया, कोर्ट में अर्जी डाली कि मुझे लड़ना है अगला इलेक्शन। अब इतना भय था अतीक अहमद का, ये बात गौर करने लायक है। एक के बाद एक 10 जजों ने रिक्यूज किया, मामला सुनने से मना कर दिया, फैसला देने से मना कर दिया। और 11वें जज ने आखिरकार जाकर के कहा कि ठीक है, बेल दे दी जाए, इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। लेकिन इलेक्शन तो लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए अतीक अहमद। अतीक जीते नहीं इलेक्शन तो वापस गए जेल में। लेकिन तब तक दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई भारत में। 2014 में आपको मालूम है एक नई सरकार, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार चुन करके आई। आते ही उन्होंने ये ऐलान किया कि ऑर्गेनाइज क्राइम, फिरौती और माफिया राज वो बंद कर देंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश में फिर से इलेक्शन होते हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ आते हैं वही सारे वादे करके कि एनकाउंटर राज के जरिए माफिया राज को ख़त्म कर दिया जाएगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही, एक के बाद एक एनकाउंटर्स होने लगे और अतीक अहमद का वर्चस्व जो बना हुआ था वो ख़त्म होने लगा। यहाँ तक कि जिस शहर से वो ताल्लुक़ रखते थे इलाहाबाद, उसका भी नाम बदल दिया गया और वो बन गया प्रयागराज। जिस सीट से वो लगातार जीतते रहे, इलाहाबाद वेस्ट, बन गया प्रयागराज वेस्ट। लेकिन फिर से किस्मत नहीं चमकी अतीक की। अतीक के परिवार से जैसे भरोसा उठ गया था पब्लिक का, क्योंकि अगले इलेक्शन में जब लड़े तो जीते कौन, राजू पाल, जिनका कत्ल कर दिया गया था 2005 में, राजू पाल की विधवा, वो जीती उस सीट से। और उसको एक बड़ा जवाब समझा गया अतीक अहमद के लिए। अतीक लेकिन अब कानून के घेरे में आ गए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब तय कर लिया था कि इसको तो अब चलने नहीं दिया जाएगा। ख़ास तौर पे तब जब 2023 के शुरुआत में ये उमेश पाल पर जानलेवा हमला करवाया गया। उमेश पाल जो कि जिसने विटनेस दिया था, उमेश पाल का दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है पीएसओ के रहने के बावजूद, और उससे योगी सरकार कटघरे में आ जाती है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के राज में ये सब हो रहा है। बस उसके तुरंत बाद साबरमती जेल से अतीक अहमद को यूपी लाया गया और यहाँ लाने के बाद अतीक अहमद ने कह दिया था कि मेरी हत्या करवाना चाहते हैं पुलिस वाले। उन्होंने तभी कह दिया था, कोर्ट के पास भी गए, लेकिन कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। कहा कि सरकारी तंत्र जो है आपका ख्याल रखेगा, और ख्याल रखा, लेकिन किस तरह से। 13 अप्रैल को 2023 अतीक के बेटे का एनकाउंटर में खात्मा हो जाता है, पुलिस एनकाउंटर में। उससे अतीक अहमद टूट जाते हैं, ऐसा कहा जाता था। और 2 रोज़ बाद 15 अप्रैल को 2023 को जब अस्पताल चेकअप के लिए जा रहे होते हैं, उसी दौरान ये कत्ल हो जाता है। उसके बाद पुलिस ने 2025 में चार्जशीट दायर की अतीक अहमद वाले मामले में। उनकी हत्या की जांच भी हो रही है, लेकिन पुलिस ने यह भी कहा कि अतीक अहमद ने इकबालिया जुर्म कर दिया था कि उनके पाकिस्तान के आईएसआई के साथ ताल्लुकात थे।
वहीं से वो हथियार वगैरह भी ला रहे थे। यूपी पुलिस के रिटायर्ड 2 अलग अलग डीजीपीज ने मीडिया में आकर के ये बयान दिया है कि अतीक ने जेल में बैठे बैठे उसको कबूल किया था। अतीक अहमद ख़त्म तो हो गए, लेकिन उनके बाद भी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। धुरंधर 2 मूवी ने इन सवालों को फिर से उजागर कर दिया है। अतीक अहमद को एक अलग रूप में धुरंधर 2 मूवी में दिखाया गया है, लेकिन एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन का जो एक अलग व्यक्तित्व था उसको उस मूवी में दिखाया नहीं गया है। उसके लिए मैं तो कहता हूं दोस्तों, रियल लाइफ इज मोर चैलेंजिंग देन रियल लाइफ। ऐसे और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिएगा स्विफ्ट ट्रेंडिंग ओनली ऑन स्विफ्ट AM 1200 रेडियो का यूट्यूब चैनल। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड तक इजाजत दीजिए।